मुझे कैसे निकाला गया, अमूमन सब लोगों को पता है कैसी शरारत की गई मेरे साथ। उसको कोर्ट तक खींच के लेके गए, उस बाबा साहब के दिवस संविधान की बदौलत SC/ST एक्ट में पर्चा हुआ, खींच के लेके गए। आज भी कोर्ट केस जो है कोर्ट में। लेकिन क्या करें, हम ऐसी न्याय व्यवस्था ऐसे देश में रह रहे हैं कि जहाँ पे कि तारीख ड्राइव का सबसे ज्यादा जो शोषण हो रहा है वो किन किन प्रदेशों में हो रहा है, किन किन राज्यों में हो रहा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। कहाँ सो रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? पूरे देश में मैं पढ़ने की PhD में 4 साढ़े 4 5 साल का कोर्स मैंने किया दोबारा, तो मैंने फीस दी मात्र 4000 मुझे लग रहा है साल की। अब आपके बच्चे जब पढ़ने जाएंगे ना नई शिक्षा नीति के तहत, तो 3 लाख रुपए 6 महीने के लिए दे दोगे। स्कीम है कि बजट जो सरकार राजस्थान की पास करती है ना, अगर मान लीजिए 100 रुपए बजट पास किया सरकार, 100 रुपए, तो आपकी जितनी पॉपुलेशन है ना उसके हिसाब से उतने % बजट का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ आपका। तो मतलब 100 रुपए में से 18 रुपए सीधे सीधे आप जाकर पड़ेंगे। वो पैसा हमारे मेहनत का, हमारे टैक्स पेन का पैसा जो सरकार का हमें देना बाउंड है, ड्यूटी बाउंड है। हमारी जो नरेगा की महिलाएं हैं, जो गरीब महिलाएं, जो व्यवसाय काम करती है, सफाई कर्मचारी महिलाएं, अगर वो सब बता दूंगा। मैं शुद्ध देसी भाषा में ये बताना चाहूंगी कि आप तब असली मायने में संविधान को बचाएंगे, तब असली मायने में संविधान की पालना करेंगे जब उसका बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक मूलभूत चीजें आप अपने घर में पालना करेंगे। उसमें क्या लिखा है, आइंदा जब भी कभी आप जाएं इस तरीके के कार्यक्रमों में, तो आप ये सोचें कि मैं बैक सीट पे मैं बैठूंगा, फ्रंट सीट पे मेरी बहन, बेटी, माँ, ये लोग बैठेंगे और ये लोग जाएंगे, तो तभी असली मायने में आप संविधान को बचाएंगे। बात इससे पहले मैंने कही स्मार्टफोन की, ये जो हमारे पास फोन है ये बहुत खतरनाक चीज भी है, बहुत अच्छी चीज भी है। जब इस पे वीडियो वायरल हो रही होती है ना, तो मैं देख रही होती हूँ एक पंडाल लगा है और एक महात्मा स्टेज पे बैठे हैं और पूरा, मैं पाखंडवाद कहूँ या क्या कहूँ, चोला पहना हुआ और मूर्ख बनाया जा रहा है अच्छे से जनता को। और वहां पे हमारे जो समाज, अधिकतर मुझे लगता है कि हमारे समाज को भी ठगा जाता है, वहां पे चढ़ावा चढ़ाया जाता है। और हमें ना कुछ बाबा साहेब के संविधान लेने के बाद से ना शॉर्टकट में काम करने की आदत पड़ गई है, शॉर्टकट मेथड। हम जिस तरीके से भी, एक मान्यवर ने बहुत अच्छी बात स्टेज पे कही, माफी चाहती हूँ, मेरे को नाम नहीं याद, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे व्यवसाय बिजनेस में आए, हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में जाए, किसी ने कहा स्पोर्ट्स में जाए, किसी ने कहा बिजनेस में जाए। लेकिन अब आप देखिए एक वर्ग है जिसे हम बिजनेस क्लास, बनिया वर्ग कहते हैं, वो बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, आप लोग जाके सामान खरीदते हो, आप लोग कहते हो जी सामान बड़ा महंगा हो गया, दाल चावल आटा बड़ा महंगा हो गया, टमाटर प्याज बड़े महंगे हो गए। लेकिन आप लोगों को, हम लोगों को, आप लोग मतलब जब मैं आप लोग बोल रही हूँ तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं आपको ताना नहीं मार रही हूँ। हम लोगों को क्या आदत है कि नहीं, हम लोग पैसा बचा के चढ़ावा चढ़ाने जाएंगे, उस गुल्लक में डालने जाएंगे, लेकिन वही पैसा जोड़ के अपने बच्चे को नहीं देंगे कि जाओ तुम भी बाहर जाओ, तुम भी बिजनेस करो, तुम भी बाहर जाओ, तुम भी स्पोर्ट्स में जाओ, तुम भी आगे काम करो, तुम भी आगे कुछ बढ़ो। भाई नौकरी, नौकरी, सरकारी नौकरी, नौकरी तो रही नहीं, पढ़ाओगे लिखाओगे, पढ़ना लिखना जरूरी है, लेकिन नौकरी बचाओगे कैसे? हम जी डॉक्टर बन जाएंगे, हम जी इंजीनियर बनाएंगे, हम जी, मेरे माँ बाप ने सपना देखा प्रोफेसर बनाएंगे, लो बाहर निकाल के फेंक दिया, बने ना प्रोफेसर, उस लेवल पे पहुंचे, लेकिन कहाँ गए? क्यों? क्योंकि हमारी जागरूकता की जो कमी है, जो शॉर्टकट मेथड हमें आता है कि यहाँ चढ़ावा चढ़ाऊंगी, इस बाबा के सत्संग में जाऊंगी और एक मंत्र पड़ेगा बाबा और मेरी किस्मत बदल जाएगी, और मेरे बच्चे की किस्मत बदल जाएगी, मेरा पति दारू पीना बंद कर देगा, मेरा बच्चा पास हो जाएगा, बिना मेहनत के बच्चा पास हो जाएगा। बिना मेहनत के पास होना होता तो बाबा साहब ही हो जाते पास। अगर चढ़ावा चढ़ा के सारा काम करना होता तो डॉक्टर अम्बेडकर इतनी किताबें क्यों पढ़ी? दुनिया का एक महान व्यक्ति जिसे माना जाता है, जिसे कहते हैं कि सबसे बड़ा ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा, सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिसे एक और व्यक्ति का नाम मुझे आप बता दो जिसका प्रचार भारत में छोड़ो विदेश में होता हो, भारत से, जिसका प्रचार हमारे भारत से ज्यादा विदेश में होता हो, बाबा साहेब के अलावा है कोई नाम आपको याद? है कोई नाम? मैं कम पढ़ी लिखी हूं तो मुझे बता दो, है कोई नाम? तो अगर उसी ने करना होता तो वही कर देते।
क्योंकि वो मानते थे महापुरुषों को, महात्मा फूले जी को, उसके बाद कबीर जी को। उन्होंने कहा कि तुम कहो कागज की नेकी, मैं मानू, मैं देखूं आंखों की देखी, मैं मानू आंखों की देखी। तो उन्होंने तो जो देखा वही माना। उन्होंने कहा कि अगर वर्ण व्यवस्था होती, अगर ऊपर नीचे आपको रखना होता कि आप शूद्र हो या आप दलित हो, आप शेड्यूल कास्ट हो, आप छोटे हो, जिस जगह पे आप धर्म को मानने जाते हैं, जिस जगह पे आप माथा टेकने जाते हैं, जहां आप आस्था रखते हैं, अगर वर्ण ही होता तो सबसे पहले उस ईश्वर का वर्ण होता, फिर उसके बाद इंसान का वर्ण होता। क्या भगवान का कोई वर्ण है? क्या उसकी कोई, उसके लिए तो कहते हैं कोई जाति नहीं है, लेकिन जब उसके चौराहे, उसकी दीवार पर जाकर आप पैर रखते हो तो उस इंसान की जाति हो जाती है। हम कब समझेंगे ये चीज, ये षड्यंत्र जो हमारे खिलाफ रचा जा रहा है? मैं सच में बता दूं, मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं, क्योंकि मेरी औकात नहीं है। जब डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अंदर सब धर्मों को सम्मान दिया, सब धर्मों को उनके धर्म को मानने की इजाजत दी, कहा कि किसी को मंदिर में जाके खुशी मिलती है वो मंदिर में जाए, किसी को दरगाह पे जाके, गुरुद्वारे में जाके, चर्च में जाके खुशी मिलती है वो वहां जाए। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने आपको बुद्धि दी, उन्होंने आपको किताब का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि मैं आपको यहाँ नहीं मिलूंगा, मैं आपको मिलूंगा तो कहाँ मिलूंगा? किताबों में। तो जब किताबें पढ़ते हो तब आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट, आपको समझ में आता है साइंस क्या है, आपको समझ में आता है सही और गलत क्या है, आपको समझ में आता है कि अंधविश्वास मूर्खता क्या है और सच्चाई क्या है। देखो संविधान की ताकत, समझो संविधान की ताकत को। जो कहते थे ना 2024 में 400 पार जाएंगे, संविधान की ताकत देखो, अपनी जागरूकता देखो, 300 को भी पीछे से लटके रहे कि नहीं रहे? 400 पार जाएंगे तो संविधान बदला जाएगा। कहते थे कि 400 पार जाएंगे, इस बार 400 से पार हम आएंगे तो संविधान बदल दिया जाएगा। और उसी संविधान की ताकत देखो, आपकी जागरूकता देखो कि 300 से भी पीछे समझ के रह गए। अगर बाकी पार्टी इसके आगे भीख नहीं मांगते तो सरकार नहीं बनती। और ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टियों को समझना क्यों जरूरी है? संविधान कैसे तोड़ा जा रहा है, संविधान को कैसे खत्म किया जा रहा है? बस एक खाता रह जाएगा ढांचा, बीच में से उसकी मूलभूत चीजें जो आपको हक अधिकार देंगे, जो समानता की बात करके, भाईचारे की, बंधुता की बात करके, वो सब खत्म कर दी जाएगी। अब आप आते हैं दूसरी बात में, आपके बीच में अभी सरकार ने बड़ी चालाकी से वर्गीकरण किया कि नहीं कि आपको तोड़ने की साजिश करी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सब क्लासिफिकेशन। एम आई राइट? यही है वर्गीकरण। आपको समझ में आ रहा है जो महिलाएं बैठी कि एक जाति का हिस्सा दूसरी जाति वाले खा गए, शेड्यूल कास्ट में। भाई बताओ, एक संविधान, एक तरीके से पढ़ाई लिखाई करना, एक तरीके से नौकरी में व्यवस्था, आप जाओगे, एग्जाम पास करोगे, नौकरी लोगे, आपको नौकरियां मिलेगी। वो शरारत क्या थी? वो शरारत ये नहीं थी कि ये एक वर्ग दूसरे वर्ग का खा गया, वो शरारत सरकार की तरफ से ये थी जो आपको समझ नहीं थी कि किस तरीके से आपको तोड़ा जाए, डिवाइड, और आपके वोट की राजनीति की जाए। आपके वोट की राजनीति हुई कि नहीं हुई? हरियाणा में देखा, सरकार बनी, हरियाणा में लागू कर दिया वर्गीकरण, सब क्लासिफिकेशन लागू कर दिया और सरकार बना ली। क्यों? तोड़ के वोट हमारे समाज के, जो हमसे, जिसे कहा जाता है कि इनके पास नौकरी नहीं है, जो पिछड़ गया हिस्सा। मैं मानती हूँ कि बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे रही, लेकिन उसमें गलती बाबा साहेब के संविधान की नहीं थी, गलती हम सबकी नहीं थी, जो सरकार ने फूट डाली। वो कहते हैं ना, गोरे अंग्रेज तो खतरनाक थे, लेकिन ये काले अंग्रेज उससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो भी विभाजन की, डिवाइड एंड रूल की राजनीति करते थे, ये भी उन्हीं के रास्ते पे चलते। आपको तोड़ा, और आज क्या हुआ? आज 6 महीने हो गए फैसला जब से इन्होंने ये हमारे बीच में खलबली मचाई। कितनी नौकरियां मिली, कितनी नौकरियां आई? क्या हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन भटके हुए? दी किसी को सरकारी नौकरी? किया सबका? किया संविधान का जादू बात नहीं किया, सिर्फ धज्जियां उड़ानी है चीजों की, और हमें देना कुछ नहीं है, फूट डलवानी। अगर हम इस चीज को समझे कि किस तरीके से शरारत करके हमारे भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, संविधान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, हम इनकी अगर राजनीति समझ गए कि जो कीमती चीज, अब आप बताएं मुझे जरा कि हमारे पास सबसे कीमती चीज बाबा साहब ने क्या दी हुक्मरान करने के लिए? क्या दी? महिलाएं बताएं? मतदान, वोट का अधिकार। फिर हम अपना कीमती वोट का क्या करें?
या तो देने नहीं चाहते, कहीं शादी आ जाती है, या तो सरकारें, मेरे से पहले मान्यवर ने कहा कि जहाँ पे ऐसे नहीं टेढ़ी सीधी उंगली से नहीं, वहां टेढ़ी उंगली से, वहां मशीन से वोट चोरी कर लेना। ऐसा ही हो रहा है। मशीनें मान रही है आपकी मशीनें वोट चोरी कर रही है, आपका भी नहीं कर रही, मान रहे हैं मशीनों से हेराफेरी हो रही है कि नहीं हो रही? तो वो क्या हो रही है? जनता चाह रही है कि मतदान पेपर बैलेट से हो, और सरकारें, शरारती लोग क्या करते हैं कि वोट जो है आपका चोरी करके, जिसको बाबा साहेब ने हमें इतने अपने 4-4 बच्चे खोकर दिन रात जाग कर उसे वोट की हमें ताकत दी कि तुम जाओ अपनी किस्मत को खुद बदलो, अपना नेता, अपना लीडर अपने बीच का चुनो जो तुम्हारा भला करेगा, अपना नेता। इसीलिए तो किया था बाबा साहेब ने कि हमें जो वर्ण सिस्टम, वर्ण आश्रम से होता है हमारे साथ वो ना हो, हमारी स्थिति बदले। तो संविधान में होता, आज आप यहाँ बैठे होते, आज ये माइक इस बच्चे के हाथ में होता आपकी, और आपके सामने, हमारे सामने धज्जियां उड़ाई जा रही है, खत्म किया जा रहा है, और फिर भी हम चुप हैं, फिर भी हम बाबाओं के हाथ चढ़ावा चढ़ाते हैं, फिर भी हम डरते हैं हमारे किसी बच्चे को मारा जाता है, हमारे किसी प्रोफेसर को, हमारे किसी बच्चे पढ़ लिख कर पहुंचने से निकाला जाता है, और हम बस बैठ कर तमाशा देख रहे हो तो हम जाते नहीं है वहां, तो उसका साथ नहीं देते। अगर हमारे किसी के साथ एट्रोसिटीज होती है, किसी SC ST OBC माइनॉरिटीज के आदमी और बच्चे के साथ कुछ ऐसा उत्पीड़ना होती है, तो हम क्या उसका साथ देते हैं? दिल पे हाथ रख के बताओ। लेकिन मैं खुश हूँ कि प्रोफेसर राजाराम जी ने भर के बस बच्चों की, युवाओं की, जब मैं धरने में बैठी थी मेरे पास भेजी थी पूरी टीम ने इनकी, और ये खुद मेरे पास चल के आए थे जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पे, जिसे कहते हैं ना कि एक अपने अंदर जब पढ़ते हो, शिक्षा प्राप्त करते हो, तो आप पढ़ते नहीं केवल शिक्षा, वो शेरनी का दूध है कि आप दहाड़ते हो, आपको अपने हक अधिकार के बारे में पता चलता है। मुझे एक शरारत करके जब पता है ना आपको मुझे कैसे निकाला गया, अमूमन सब लोगों को पता है कैसी शरारत की गई मेरे साथ, उसको कोर्ट तक खींच के लेके गई, उस बाबा साहब के दिए संविधान की बदौलत SC ST एक्ट में पर्चा हुआ, खींच के लेकर गए, आज भी कोर्ट केस जो है कोर्ट में। लेकिन क्या करें, हम ऐसी न्याय व्यवस्था ऐसे देश में रह रहे हैं कि जहां पे कि तारीख पे तारीख मिलती है, वो फिल्मों के टाइम। आज पिछली तारीख मेरी कोर्ट में फरवरी के महीने में लगी, अभी तक तारीख नहीं लगी। क्यों? क्योंकि वोट की ताकत हमने उनको दी। आज वो वहां जाके सत्ता में बैठे हैं, वो कोर्ट को भी मैनेज कर रहे हैं, वो जजों के ऊपर भी प्रेशर बना रहे हैं, वो हर तरीके से हर सिस्टम में अपने लोगों को लगा रहे हैं कि आपको कैसे परेशान किया जाए। लेकिन अगर आप जागरूक हो जाए, आपके किसी इंसान के साथ उत्पीड़ना होती है, उसका साथ दो, तो उनको डर रहेगा कि इनकी संख्या बल से कहीं हमारे पे ही इनका बाल उल्टा ना पड़ जाए जो हमने इन पे किया। ये होती है जागरूकता की मिसाल। और आज अभी बैठे बैठे मैं मंच पे एक आर्टिकल पढ़ रही थी सितंबर के महीने का, वो आर्टिकल था हिंदू में, पढ़िएगा। उसमें ये लिखा है कि जितनी उत्पीड़ना, एट्रोसिटीज का जो हाईएस्ट रेट है, उत्पीड़ना मैंने महिलाओं को समझाती हूँ कि जो उत्पीड़ना, कि आपका जो शोषण हो रहा है शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, सबसे ज्यादा जो शोषण हो रहा है वो किन किन प्रदेशों में हो रहा है, किन किन राज्यों में हो रहा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। कहां सो रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? पूरे देश में सबसे ज्यादा शोषण इन जगहों पे हो रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? बचेगा ऐसे संविधान? कर सकते हैं हम, बचा सकते हैं, लड़ सकते हैं उनके पास जिन्होंने जमीन से लेकर धरती के नीचे से तक जो जितने भी संसाधन है, बताइए में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, सब पे उनका कब्जा है, बिजनेस पे उनका कब्जा है, सारे पैसों पे, हर एक चीज पे उनका कब्जा। हम कर सकते हैं मुकाबला? हमारे पास मुकाबले की चाबी क्या है? क्या चाबी? जागरूकता, हमारा भाईचारा, हम एक हो जाए, यही चाबी है हमारे पास कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ले रहे हैं हम अपनी हिस्सेदारी। आप में से कितने लोगों को पता है कि आपके राजस्थान में शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन कितनी है? यहाँ से नहीं बताएगा कोई कितनी है। आप कितने हो? अगर यहाँ पे शेड्यूल कास्ट में बात करूंगी, शेड्यूल ट्राइब की बात करूँ, कितने बैठे हो ऐसे समाज से? पता आपको? नहीं पता। कुल 18%। सर 18%। कहाँ जागरूक है हम? नहीं भाई, मुझे तो शाम को मंदिर जाना है। देखो जरा, मंगलवार का वक्त पास में आ रहा है, बुधवार का आ रहा है, बृहस्पतिवार है, मुझे तो ये करना है ना। और मेरा पति मेरे को स्कूटर में बिठा के छोड़ के आएगा, मैं मेरी बेटी को बोलूंगी कि भैया ये वाली अंगूठी, ये वाला बिना तो पहनना है, इससे भला हो जाएगा, इससे सब कुछ हो जाएगा। 18% लोग हैं हम। किसने सुना है? SC ST सर कह रहे थे अभी कि डिक्की के वो चेयरमैन है,
और अभी यहीं पे बैठे हैं सर, गए? अच्छा, उसके बाद सर ने कहा कि बिजनेस में आओ। अरे पहले बिजनेस में आओ, पैसा कहाँ से लाओगे? है मेरा बाप तो भैया कुआं खोदता है, सुबह शाम को पानी पीते हैं और फिर शाम को खाना खाते हैं। मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मेरे पिताजी भी नहीं रहे, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। यही हाल है ना हमारे समाज का कि सुबह कुआं खोदेंगे, शाम को पानी पिएंगे, है ना? 90% लोग यही कर रहे हैं। हम तो कहाँ से बिजनेस करेंगे? कहाँ से बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजेंगे? कहाँ से शिक्षा प्राप्त करोगे? दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने एक साल की फीस दी मात्र 3 से 4 हजार रुपए मैं पढ़ने की। पीएचडी में 4 साढ़े 4 5 साल का कोर्स मैंने किया दोबारा, तो मैंने फीस दी मात्र 4000 मुझे लग रहा है साल की। अब आपके बच्चे जब पढ़ने जाएंगे ना नई शिक्षा नीति के तहत, तो 3 लाख रुपए 6 महीने के देंगे। दे दोगे? दे दोगे तो बताओ, आप खड़ा करो 2-3 बच्चे मैं भी यहाँ वहां के भेज दूं आपके पास। दे पाओगे? तो जो सरकार ने हमारा पैसा मारा है पहले वो तो ले लें। मैंने क्यों बात करी कि कितनी संख्या आपकी? 18%। जितनी यहाँ की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से 18% हो, 1 करोड़ कुछ आप लोग। तो हमारा SC ST सब प्लान मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं इसकी लड़ाई लड़ी हूँ। मैं पीछे पंजाब से आती हूँ, मेरी माँ जम्मू से है, मेरे पापा पंजाब से है, तो मैं दोनों जगह पे रही हूँ। मेरे दादा जो थे दोनों, नाना भी दादा भी दोनों फौज में थे, आर्मी में। तो मेरा आना जाना हमारा यहाँ वहां रहना लगा रहता। लेकिन सबसे बड़ी खूबसूरत चीज थी कि मेरे नाम के आगे कुछ लोग कहते हैं पीछे सिंह लगा। मैं सिख परिवार में मेरा जन्म हुआ और मेरे कोई भाई नहीं, बायोलॉजिकल भाई, वैसे तो आप सब भाई बाप सब उसके समान हो, समान योग्य हो, कोई बायोलॉजिकल रूप से हम 2 बहनें। तो मेरे बाप ने कहा कि वहां पे मेरी बेटी जो है ये ऋतु, जब दूसरी बेटी हुई तो लोगों को लगा, देखिए कैसी प्रथा कि हाय हाय बेटी होगी, और विरोध करने वाले कोई दूर नहीं, मेरी माँ की तरफ के लोग कि हाय हाय दूसरी भी बेटी होगी। तो मेरे बाप ने कहा कि मेरी बेटी नहीं, बेटी भी यही है और बेटा भी यही है, इसलिए मेरे नाम के आगे पंजाब में सिंह और कौर लगाया जाता है, ऋतु सिंह लगाया। ये कहानी है इसके पीछे। अब कहानी की बात मैं बताऊं कि मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि मैं कैसे लड़ाई लड़ रही हूँ, कि मेरे को बेटी का भी फर्ज निभाना है, मेरे को बेटे का भी फर्ज निभाना है, और एक पढ़े लिखे नागरिक का बाबा साहेब ने जो टैग दे दिया कि शेरनी जो शिक्षा प्राप्त की है पेबैक को सोसाइटी करेगा, तो वो कैसे करेगा कि मेरी तो जिम्मेदारी है। मैं तो आपको आज बता के जाऊंगी और जितने मेरे पढ़े लिखे लोग यहाँ पे बैठे हैं वो भी सुन ले कि SC ST सब प्लान मैंने पंजाब में डाला पिटीशन, हरियाणा में हमारी पूरी टीम ने डाला मिशन सिंह कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, कि जिसकी जितनी, देखिए हमारे महापुरुष कितने समझदार थे, मान्यवर साहब कांशीराम जी, उस टाइम पे कितना विजन था उनका। उन्होंने क्या कहा भैया, मूल 85, जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और आपको पता है कि भारत में एक ऐसा एक्ट है SC ST सब प्लान, एक ऐसी स्कीम है, वो ये कहती है कि बजट जितना भी साल का बजट, महिलाएं खासकर ध्यान से सुने, ये महिलाएं 2-3 इधर उधर देख रही है, बाद में देख लेना, मेरी बात सुन लो, बार बार मौका नहीं मिलेगा। SC ST सब प्लान पढ़ना घर जाके आज इसके बारे में। स्कीम है कि बजट जो सरकार राजस्थान की पास करती है ना, अगर मान लीजिए 100 रुपए बजट पास किया सरकार ने, 100 रुपए, तो आपकी जितनी पॉपुलेशन है ना उसके हिसाब से उतने % बजट का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ आपका है। तो मतलब 100 रुपए में से 18 रुपए सीधे सीधे आपके। अगर 100 करोड़ बजट है तो कितने करोड़ आपका हुआ है? 18 करोड़ है? चलो जितने भी करोड़ हुआ मिल गया, ले लिया है? करोड़ की बात सुनते ही मिले थे, अरे मैडम क्या बकवास कर रही है, आपको पता नहीं है ये सब आपके लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने ऐसी ऐसी चीजें दी जो सरकार चोरी करी और आपका संविधान दिन रात खत्म कर लिया। और आप और हम जैसे लोग जागरूक नहीं है, क्योंकि मुझे तो मंदिर में जाके बजाना है, मुझे तो मंत्र पढ़वाना है, मुझे तो नग पहनने, धागे पहनने, आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम लोगों को नहीं पता। तो आप कैसे रहोगे? मैं अभी प्रोफेसर साहब से बात भी करके जाऊंगा राजस्थान से, प्लीज हमें कोई मजबूत आदमी दे, पूरा कोर्ट का काम हम करेंगे और ये लड़ाई पूरे भारत में मजबूती से लड़ेंगे कि वो 18% बजट का हिस्सा आपके पास क्यों नहीं आता। वो 18 SC ST सब प्लान आप समझ लीजिए, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, 1 मिनट के अंदर खत्म करूंगी। क्या है कि वो बजट, जैसे किसी ने कहा कि हमने डिक्की में इतनी गाड़ियां लाई और इतनी गाड़ियां जो है वो हमने, वो जो सफाई कर्मचारी काम करते थे सीवर में, उनके लिए गाड़ियां लाई तो ताकि वो सीवर में नंगे बदन उतरे ना और वो मशीनें काम करें सीवर के अंदर गंदगी निकालने के लिए। आपको जरूरत ही नहीं है पैसा यहाँ वहां से इकट्ठा करने का, जो बजट के अंदर आपका पैसा, वही कहता है
कि जो बच्चे पढ़ना लिखना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, सरकार उनको स्कॉलरशिप देगी 100%, अगर उनके अंदर योग्यता है बाहर जाने की, बाहर पढ़ने की। IAS IPS की कोचिंग अगर लेना चाहते हैं तो सरकार उन्हें वजीफा देगी हर महीने फ्री का, तो बच्चे जाकर पढ़ेंगे। वो पैसा हमारे मेहनत का, हमारे टैक्स पेइंग का पैसा जो सरकार का हमें देना बाउंड है, ड्यूटी बाउंड है। हमारी जो नरेगा की महिलाएं हैं, जो गरीब महिलाएं, जो व्यवसाय काम करती है, सफाई कर्मचारी महिलाएं, अगर वो कोई बिजनेस करना चाहती है, काम करना चाहती है, तो उन्हें लोन मिलेगा। अगर विडो कोई महिला हो जाती है जिसका पति मर जाता है, अगर उसको कोई काम करना है, बिजनेस करना है, तो उसको वो सरकार लोन देगी। इस तरीके की चीजें आपके लिए है कि आपका बच्चा अगर कोई बिजनेस, महिला अगर कुछ करना चाहती है, कोई बुजुर्ग कुछ करना चाहता है, कोई बुजुर्ग, कोई महिला, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, कोई मर गया, उसको पेंशन लगेगी। मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है संविधान ने आपके लिए क्या रखा है। वो 18% बजट और सरकारें क्या कर रही है। अभी मैं कांग्रेस की करतूत बताती हूँ। हम कहते हैं ना सरकारें बहुत अच्छी है, भाजपा तो आपके सामने सबसे बड़ी जिस तरीके से चल रही है, आपके साथ धर्म का प्रचार कर रही है, आपके बच्चों को अंधविश्वास में डाल दिया। आपके सामने भी कांग्रेस की कर्नाटका में सरकार क्या किया वहां पे, अभी लेटेस्ट मैं सेंड कर दूंगी, आपको पढ़ लेना। जो हमारे SC/ST सब प्लान का पैसा है, SC/ST प्लान सब प्लान की स्कीम कहती है कि वो जो पैसा हमारे लिए है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए सरकार खर्च करेगी, हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्कॉलरशिप के लिए, बिजनेस के लिए, लोन के लिए। वो पैसा बजट का इधर या उधर नहीं जा सकता। सरकार ये नहीं कह सकती कि देखिए जी हमने सड़क बना दी, इस सड़क पर शेड्यूल कास्ट में तो चलेगा। सरकार ये नहीं कह सकती कि ये अस्पताल बना दिया, इस अस्पताल में शेड्यूल कास्ट में तो इलाज करने आएगा, दे देंगे। नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके ही बच्चों के लिए, चाहे डिस्पेंसरी बनाओ, अस्पताल बनाओ, चाहे उसके लिए बिजनेस लोन लो, चाहे उसके लिए बच्चों को बाहर भेजो, सिर्फ वो पैसा आपके लिए इस्तेमाल होगा। मिला ना? कैसे मिलेगा? नहीं मिला, लेकिन हमें पता ही नहीं। तो कर्नाटका की सरकार ने इतना बड़ा गुनाह किया कि वो पैसा जो था SC/ST सब प्लान का, वो डाइवर्ट कर दिया। वो पैसा SC/ST सब प्लान स्कीम से हटा के जो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब में था, कहीं और इस्तेमाल कर दिया, जबकि ये बहुत बड़ा कानूनी जुर्म और अपराध है। हमारी टीम लगी हुई है इस पे काम करने के लिए। और SC/ST की स्कीम ये भी कहती है कि वो जो पैसा है वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए सरकार का 1 साल का बजट आपका 18 करोड़ है, अगर वो बजट बच गया, 18 करोड़ में से मान लीजिए 5 करोड़ बच गया, तो वो इधर उधर नहीं, वो अगले साल के बजट में ऐड हो जाएगा। लेकिन हमें पता ही नहीं, सानू की मेरे को क्या फर्क पड़ता है, यही कर रहे हो। अब इसलिए ये चीजें आपके बीच में बताना जरूरी है कि जागरूक होके अगर हम इस चीज की लड़ाई लड़े और अपना हिस्सा, अपना पैसा, अपनी हिस्सेदारी की बात करें, तो एक एक परिवार, एक एक औरत, एक एक परिवार जहाँ पे 1-1 करोड़ का मालिक है, वो पैसा हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर में, हमें लोन की चीजों में, स्कॉलरशिप की चीजों में मिल सकता है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लड़ाई हमने शुरू कर दी, हम लड़ रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है आप सबके साथ से ये हम जीतेंगे भी। तेलंगाना पहली ऐसी सरकार बनी है जिसने तेलंगाना के अंदर इस एक्ट को, स्कीम को लागू किया है। अभी उम्मीद कर रहे हैं जल्दी से, जितनी जल्दी लागू किया उतनी जल्दी से इसको आगे फॉलो अप भी करें। तो इसी के साथ मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगी, और मैं ये जो मूलभूत चीजें थी, महिलाओं से खास करके मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इस अंधविश्वास से निकले। मैं भी जब अपने बड़ों को पढ़ती हूँ, मैं भी जब देखती हूँ, बाबा साहेब को पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है कि आज अगर आपके बच्चे को मैं हल्का सा छूऊंगी ना, तो आपको बड़ी तकलीफ होगी। आप मेरे हाथ से माइक छीनोगे तो बोलोगे बढ़िया ही मैडम मेरे बच्चे को मार रही है या हाथ लगा रही है। अगर मैं आपके बच्चे को डांटूंगी तो उस महान आत्मा को समझो जिन्होंने हम जैसे मूर्खों के लिए अपने 4-4 बच्चों की परवाह नहीं करी, अपने 4-4 बच्चे खो दिए। तो अगर हम उनके कंट्रीब्यूशन को, उनकी दी हुई चीजों को समझे, तो आज से ही हम प्रण लेकर जाएं कि किस तरीके से अंधविश्वास से बाहर आ जाओ। जो चीज आपके महापुरुषों ने नहीं मानी, उसका बोझ आप क्यों उठा रहे हो भाई? दूसरों की पंडालों में जाके संख्या बल क्यों बढ़ा रहे हो सकता है इसको नहीं मानना, आप जाके वहां पे माथा टेक रहे हो, ये वाला इंसान बोले जाके यार पक्का ये जा रहा तो मैं भी जाऊंगा, वेट चाल तो है, पक्का इसका कुछ हुआ होगा कुछ किसी का, तो वो किताब से होगा। अगर डॉक्टर ऋतु जैसे पढ़ना है, लड़ना है, बनना है, तो बाहर निकलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, शिक्षा को ग्रहण करना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए बोलना पड़ेगा। जो आपके सामने आपको दिख रहा है कि ये इंसान, ये औरत, ये बच्चा किसी का शिकार हुआ है, इसके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है, कोई जातिगत उत्पीड़ना हुई है, तो उसका जाके साथ दो, उसके साथ खड़े हो, तब संविधान बचेगा। असली मायने में ऐसे संविधान नहीं बचेगा। बाकी हम लोग आपके बीच में जब आप बुलाएंगे, उम्मीद करती हूँ राजा राम जी कि दोबारा भी ऐसे कार्यक्रमों में आने का मौका मिले, मैं जरूर आऊंगी।
और आज यहाँ से ये उम्मीद करके जा रही हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे, जितनी भी बातें मैंने कही, इसका हम मिलजुल के एक लेवल पे आए और इन चीजों को, अगर दिल्ली में हम कोई बड़ा आंदोलन करते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि मरी हुई जो जमीरें होती हैं वो तो कभी नहीं आती, बिकी हुई जो लोग हैं वो तो आपको आपके सामने दिख जाएंगे कि कहाँ जाकर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं वो, तो वो तो उनसे कभी आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कभी हमारे थे या हमारे लिए कुछ करेंगे। इसलिए जब संसद आवारा है तो सड़कें सुनसान कभी नहीं रहनी चाहिए, यही मैं यहाँ से कह के जाऊंगी। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिन में जब भी कभी ये लोग दोबारा इस तरीके का नारा देंगे संविधान को खत्म करने वाला, हम इनका मुंह इसी तरीके से अपनी जागरूकता से, अपनी संख्या बल से तोड़ेंगे और इनको अब हमने शून्य पे समेटना है और हुक्मरान इस देश का अब हमने बनना है सच में, सिर्फ ख्वाबों में नहीं, सच में बनना है। बहुत शुक्रिया आप सबका। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।